हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो एमसीक्यू की हमारी सीरीज जो स्टार्ट हो गई है, बेसिकली वही बात हर बार रिपीट करती हूँ कि जो इस चैनल पर क्लासेस हो रही है वो इक्वली तीनों लोगों के लिए, मतलब तीनों टेस्ट के लिए जो है इक्वली इम्पोर्टेंट है। चाहे वो एचटेट वाला है, चाहे यूजीसी नेट का है, चाहे ट्रेनिंग की कोई भी बच्चा तैयारी कर रहा है, उनके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो डे हमने 1 कंप्लीट किया था। डे 1 में हमने 10 क्वेश्चन किए थे। आप लोगों की डिमांड थी कि मैम जो क्वेश्चन है उसको इंक्रीज करे। 30 तक बोला था आपने, डेली 30। देखो 30 तो थोड़ी क्लास लेंथी हो जाती है, लेकिन 50 तक मैंने ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो है थोड़ी और इंक्रीज कर दिया। आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगा। अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम दीपाली चंदा है। मैंने एचटेट पीजीटी साइकोलॉजी क्वालिफाई, साथ ही साथ मैं यूजीसी नेट क्वालिफाई हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो करते हैं हमारे स्टार्ट आज के एमसीक्यू। बेसिकली जो भी मैं बता रही हूँ ना, एमसीक्यू ले रखे हैं मैंने। इसके अंदर से कुछ तो यूजीसी नेट के हैं, कुछ एचटेट के पीवाईक्यू है, और साथ ही साथ कुछ एक क्वेश्चन इधर उधर से मैंने ले रखे हैं, टेक्स्ट बुक से लेकर निकाल रखे हैं। तो मिक्स सा मिलेगा आपको, यहाँ पर सब कुछ देखने को मिलेगा। हर एक लेवल के मिलेंगे, मीडियम लेवल का भी होगा, मॉडरेट मीडियम भी होगा, हार्ड भी होगा, और इजी भी होगा। ठीक है। वैसे ज्यादा डिफिकल्ट मैंने इसको बनाया नहीं है। एमसीक्यू जितने भी ये आप लोगों को पढ़े हुए होंगे, ज्यादा डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास, करते हैं हमारे फर्स्ट पीवाईक्यू से। एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेडुला पोन्स एंड मिड ब्रेन आर डिवीजन ऑफ। जो मेडुला है और पोन्स और मिड ब्रेन किसके डिवीजन, किसके भाग होते हैं? तो स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, सेरेबेलम या हाइपोथैलेमस। देखो ये दोनों के दोनों किसके पार्ट है? ये ब्रेन के पार्ट है। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। आप लोगों को पता है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो भागों में बटा हुआ है, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड से बना हुआ। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बना हुआ हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन का है, ब्रेन के अंदर ही मेडुला, पोन्स और मिड ब्रेन आता है। इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है? ब्रेन स्टेम बनता है। क्या बनता है? ब्रेन स्टेम बोला जाता है ना। तीन, आप लोगों को पता है ना, 3 पार्ट्स होते हैं हमारे ब्रेन के। एक सेकंड। तो बेसिकली किसका पार्ट हो जाएगा? ब्रेन का पार्ट हो जाएगा। मेडुला, पोन्स और मिड ब्रेन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? याद रखना, मेडुला, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन बोलते हैं इसको। मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। एक से हाइंड ब्रेन, इन दोनों ब्रेन्स को, मतलब ब्रेन्स के वैसे तो 3 पार्ट होते हैं, तो लास्ट के जो 2 पार्ट बढ़ जाते हैं ब्रेन को, उनको दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है? ब्रेन स्टेम बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि हमने पहले भी क्वेश्चन पढ़ा है, तो उसे क्वेश्चन से रिलेटेड मैं पार्ट में थोड़ा बहुत डिस्क्राइब कर देती हूँ आप लोगों के लिए कि क्या क्या क्वेश्चन जो है इससे बनकर आ सकते हैं बायोलॉजी से। तो बेसिकली ब्रेन के पार्ट्स के होते हैं, मेनली ब्रेन के पार्ट, अगर पार्ट्स बोले तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा होता है ब्रेन को। एक होता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइड ब्रेन। ठीक है, ये 3 पार्ट्स होते हैं फोर ब्रेन, सॉरी, ब्रेन के पार्ट्स होते हैं। और लोब कितनी होती है? 4 लोब्स पाई जाती है। ठीक है, 4 लोब्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एस्टेट के जो मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड। भाई फ्रंटल लोब किस लिए काम करता है, पैरेटल किस लिए काम करता है, और टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन जो हमने लगाए थे, हमने वहां पे भी मैंने आप लोगों के साथ जो है डिस्कस किया था। यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पार्ट आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ, जो कि जरूरी है, क्वेश्चन जहां से आते हैं। ठीक है, पहला आ जाएगा, देखो लोब्स की बात आई ना, लोब्स मैंने लास्ट क्लास में करा था। फ्रंटल लोब का क्या काम होता है? मोटर एक्टिविटीज, प्लानिंग, डिसीजन वगैरह ये लेना फ्रंटल लोब का काम होता है। पैरिटल लोब्स का जो काम होता है, सेंसेशन से रिलेटेड होता है। टेम्पोरल, हियरिंग से संबंधित जो भी सूचनाएं होती है उसकी प्रोसेसिंग होती है। ऑक्सीपिटल, विजन से रिलेटेड होता है। तो बेसिकली सेरेब्रम होता है ये, इसके अंदर सेरेब्रम, सेरेब्रम के अंदर ये लोब्स पाई जाती है 4। फ्रंटल लोब कहाँ है? ये वाला हिस्सा, इसी वाले हिस्से को क्या बोला जाता है? फ्रंटल लोब बोला जाता है। इस वाले हिस्से को क्या बोला जाता है? पैरिएटल। और ये जो आप ये हिस्सा देख रहे हो ना, इसे बोला जाता है ऑक्सीपिटल लोब बोला जाता है।
और फिर ये जो कान के पास का जो हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं, टेम्पोरल लोब। उसको क्या बोलेंगे, टेम्पोरल लोब बोले, ये वाले हिस्से को क्या बोलेंगे, टेम्पोरल लोब बोलेंगे। फिर इसके अंदर एक थैलेमस होता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ऑप्टिक चेस्ट में होता है, टेम्पोरल लोब हम निकाल लिया, पिट्यूटरी ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जो हम पिट्यूटरी ग्लैंड में हमने लास्ट क्लास में भी कराता है। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सी है, मास्टर ग्लैंड होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि और अदर जो जितनी भी ग्लैंड होती है उनको कंट्रोल करती है। ठीक है, मैंने जो लास्ट क्लास की आप लोगों को क्वेश्चन पूछा था कि भाई मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन है, तो इसका सीधा सा आंसर हो जाता है मास्टर, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड का भी मास्टर कौन होता है, हाइपोथैलेमस होता है। अब हाइपोथैलेमस क्या है, हाइपोथैलेमस याद रखना एक ब्रेन का एक ऐसा पार्ट है जो सारे काम करता है। ब्रेन में एक ऐसा पार्ट है, ब्रेन का यह एक ऐसा पार्ट है जो मोस्टली काम करता है ज्यादा से ज्यादा, चाहे वो टेम्परेचर हो बॉडी का, या फिर बायोलॉजिकल मोटिव्स होते हैं ना, बायोलॉजिकल मोटिव्स होते हैं, यानी कि हंगर होगी, थ्रस्ट होगी, सेक्स हो गया, ये तीन बायोलॉजिकल मोटिव होते हैं, इनको भी कंट्रोल करता है, मोटिवेशन को भी कंट्रोल करता है, कहीं ना कहीं इमोशन में भी अपना रोल प्ले करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ऑब्वियस सी बात है वो इमोशन का ही पार्ट आ जाता है, उन चीज को भी कंट्रोल करता है। कहने का मतलब अटेंशन भी आता है इसके अंदर, अटेंशन, अलर्टनेस, ये सारी चीजें भी किसके अंदर आती है, हाइपोथैलेमस के अंदर आ जाती है। याद रखना ब्रेन का एक ऐसा पार्ट है हाइपोथैलेमस जिसके अंदर मोस्ट ऑफ ये चीजें हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। ठीक है, थैलेमस क्या है, थैलेमस देखो पहले आता है थैलेमस, थैलेमस के बाद आता है हाइपोथैलेमस। थैलेमस में क्या होता है, ये रिले स्टेशन होता है। क्या होता है, रिले स्टेशन होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं से भी आ रही है ना, तो भेजने का काम होता है। कि मान लो कोई इंफॉर्मेशन सेंस ऑर्गन से आ रही है, आंख से आ रही है कोई इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे सबसे पहले थैलेमस के पास जाएगी। थैलेमस यहाँ बैठा, थैलेमस के पास इंफॉर्मेशन आई तो ये आंख से आ रही है, आइस से आ रही है, तो इंफॉर्मेशन कहाँ पे भेज देगा, वो भेजेगा ऑक्सीपिटल लोब के पास भेजेगा। आप इस तरह मानो कि होटल के अंदर जैसे रिसेप्शन पे बैठे होते हैं ना, रिसेप्शनिस्ट होती है, वो क्या बताती है, कहीं भी आपको जाना होता है या भी किसी के रूम में जाना होता है, किसी से मिलने जाना होता है, तो आप पूछते हैं ना रूम नंबर 1111 कहाँ है या 512 कहाँ है या कुछ, तो वो रिसेप्शनिस्ट बताती है देखो आप राइट जाए, लेफ्ट जाए, वहां पे मुड़ जाए। तो ऐसा ही सेम थैलेमस का काम, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है बाहर से, तो इंफॉर्मेशन जो आई है किस डिपार्टमेंट में पहुंचानी है वो इन्फॉर्मेशन, तो वो काम करता है, वो देख रेख कौन करता है, थैलेमस करता है। लिम्बिक सिस्टम का क्या काम है, ये मेजर, ये स्मेल ब्रेन, लिम्बिक लिम्बिक लोब, लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम भी बोला जाता है। लिम्बिक सिस्टम का क्या काम होता है, इसको स्मॉल ब्रेन, स्मॉल स्मॉली स्मेल स्मेल ब्रेन भी कहा जाता है। स्मेल ब्रेन क्यों कहा जाता है, स्मेल ब्रेन इसलिए बोला जाता है क्योंकि जितने भी जो देखो और जितनी भी सेंस ऑर्गन काम है वो तो ये पेरिटल के अंदर आती है, लेकिन स्मेल के अंदर जो स्मेल सूंघने से संबंधित जो चीजें होती है ना, वो कौन कंट्रोल करता है, वो लिम्बिक सिस्टम करता है। इसके अंदर एक मेजर पार्ट होता है एमिगडाला। ठीक है, इसके लिम्बिक सिस्टम के अंदर ही एक पार्ट होता है एमिगडाला। एमिगडाला का क्या काम होता है, फियर इमोशंस होते हैं ना व्यक्ति के, इमोशन कौन से, वो भी फियर वाले, उस चीज को कंट्रोल करता है। क्या काम करता है एमिगडाला, एमिगडाला फियर इमोशन को काम करता है। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो इमोशन को कंट्रोल करता है, तो वहां पर आप एमिगडाला को सर्च करेंगे, किसको, एमिगडाला को। अगर ऑप्शन के अंदर एमिगडाला नहीं है लेकिन हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है, तो आप हाइपोथैलेमस को टिक करोगे। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर मेंशन कर रखा फियर मेमोरी को या फियर इमोशन को मेंशन कर रखा, तो वो 101% एमिगडाला। याद रखा इमोशंस के लिए कौन कौन से पार्ट आ जाएंगे, लिम्बिक सिस्टम आएगा, हाइपोथैलेमस भी आ जाएगा। ठीक है, लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम के अंदर भी स्पेसिफिक पार्ट आता है, वो होता है एमिगडाला। आई होप आपको इतना समझ में आएगा। ठीक है, टेम्पोरल लोब हो गया। फिर मेडुला ओब्लोगेटा या फिर पोन्स, ये दोनों मिलकर, ये दोनों को क्या होता है, वो लाइफ सपोर्टिंग एक्टिविटीज होती है ना, जैसे ये जैसे पोन्स के अंदर जो जावा मूवमेंट होती है, जावा मूवमेंट, जैसे इधर जावा की जो मूवमेंट होते हैं, जैसे किसी चीज को हम खा रहे हैं वो मूवमेंट कर रहा है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके लिए पोन्स रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये साथ ही साथ किस चीज का काम करता है, ब्रिज का काम करता है। जैसे कोई इंफॉर्मेशन देखो, लास्ट जो पॉइंट होता है ना ब्रेन का, वो होता है मेडुला होता है। मेडुला के बाद क्या स्टार्ट हो जाती है, ये ब्रेन में यहाँ पर यूं लगा लो, ये मेडुला, मेडुला के बाद स्पाइनल कोड स्टार्ट हो जाती है। तो मेडुला के बाद जो ये पोन्स होता है ना, पोन्स, पोन्स का काम क्या होता है कि ये जो स्पाइनल कोड से इंफॉर्मेशन जो आ रही है, ब्रिज का काम करती है, फिर आगे ब्रेन के पास भेज दिया, ये एक ब्रिज का काम करती है, याद रखना। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। मेडुला का काम क्या होगा, लाइफ सपोर्टिंग एक्टिविटीज जो होती है ना, सांस लेना, हार्ट बीट वगैरह, बीपी,
हार्ट दोनों चीजें एक ही होगी, बीपी ब्लड प्रेशर भी होगा, और जो ब्रीथिंग होती है, ब्रीथिंग श्वसन क्रिया जो होती है वो भी इसी के अंदर आ जाती है, मेडुला के अंदर आ जाती है। ठीक है, फिर आता है सेरेब्रम। देखो सेरेब्रम क्या होता है, तो छोटा मस्तिष्क बोलता है, छोटा दिमाग कहता है ना, छोटा दिमाग है ये, तो छोटा छोटा दिमाग किसे बोला जाता है, सेरेब्रम को बोला जाता है। सेरेब्रम किस लिए काम करता है, एक सेकंड, यहाँ पर अगर मैंने लिख रखा हुआ, हाँ ये रहा, देखो फ्रंटल लोब का मैंने बता दिया, मोटर मूवमेंट या मूवमेंट से रिलेटेड होता है, पेरिएटल सेंसेशन सर आता है, टेम्पोरल अंडरस्टैंडिंग आता है भाई, लास्ट क्लास में भी हमने करा था, ऑक्सीपिटल रीजन से ब्रेन स्टेम में ये सारी चीजें आ गई, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, ब्रीथिंग, कॉन्शियसनेस, अलर्टनेस, बॉडी टेम्परेचर, तो ये सारी चीजें आ गई। अभी बात किसकी कर रहे हैं हम, सेरेबेलम की बात कर रहे हैं। तो ये जो सेरेबेलम पार्ट होता है ना ब्रेन का, ये बेसिकली किस लिए होता है, कि हम जो अगर एक बच्चा डांस कर पा रहा है ना, कोऑर्डिनेशन कर पा रहा है अपनी मूवमेंट की, यानी कि दो हाथ ऊपर की तरफ मुंह पर है, पैर भी एक साथ चला रहा है, तो ये जो कोऑर्डिनेशन कर पा रहा है ना, वो सेरेब्रम के थ्रू हो पा रही है पॉसिबल। अगर ये सेरेब्रम ना होना तो व्यक्ति जो है जर्की मूवमेंट करेगा, मूवमेंट भी करेगा, जो भी मूवमेंट करेगा ना वो झटकेदार करेगा, उसके अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी। बातचीत करते समय हम हाथ को कैसे हिलाते, बोल भी रहे हो साथ ही साथ हाथ को भी हिला रहे हो, किसकी वजह से, सेरेब्रम की वजह से होता है। और ज्यादातर क्या बोलता है कि इधर बैक की साइड बच्चे को मारना नहीं चाहिए, कहते हैं ना पीछे की तरफ मारना नहीं चाहिए, इसी वजह से नहीं मारना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कौन सा सेंसिटिव पार्ट है सेरेबेलम। और क्यों पार्ट है, इसे क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरी की पूरी बॉडी जो हमारी खड़ी है, किस वजह से खड़ी है, सेरेबेलम की वजह से खड़ी है। ठीक है, पीनियल ग्लैंड क्या होता है, पीनियल ग्लैंड अभी बता दूं थोड़ा सा, पीनियल ग्लैंड का क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल स्लीप के लिए होता है। स्लीप के लिए, किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्लीप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अंदर एक है ना हार्मोन्स रिलीज होता है, मेलाटोनिन, मेलाटोनिन नामक एक हार्मोन्स रिलीज होता है। ये क्या करता है, ये स्लीप साइकिल को एडजस्ट करता है। जैसे ही रात होती ना, रात होते 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 ना, पीनियल ग्लैंड रिलीज करता है, मेलाटोनिन नामक हार्मोन्स रिलीज करता है। वो हार्मोन जैसे ही रिलीज हो जाएगा ना, हमारी बॉडी क्या रिलैक्स स्टेज में चली जाएगी, रिलैक्स, और धीरे धीरे हम क्या महसूस करेंगे, स्लीप, सोने सोने वाला महसूस करेंगे, यानी नींद आना जो है स्टार्ट हो जाएगी। क्या आ गया, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड को क्या हार्मोन्स रिलीज करता है, मेलाटोनिक, मेलाटोनिक हार्मोन्स क्या होता है, जो हमारी बॉडी को रिलैक्स करता है, नींद की अवस्था में लेकर जाता है। तो ये पीनियल ग्लैंड का काम हो जाएगा। ठीक है, कॉर्पस क्लाजम क्या होता है, कॉर्पस क्लाजम, देखो सेरेब्रम और एक सेरेब्रल होता है, सेरेब्रल, सेरेब्रल का क्या काम होता है, देखो दो तरह के होते हैं, ऐसे ऐसे करके, ये हमारा जब है ना ब्रेन खोल के देख, हमारा नहीं मतलब किसी का भी ब्रेन का पार्ट अगर देखते हैं ना, तो ऐसे दो दो तरह के होते हैं। तो इधर की तरफ है ना एक कॉर्पस कोलाज्म होता है। कॉर्पस कोलाज्म क्या होता है, इन दोनों ब्रेन को जोड़े हुए रखा होता है, ये राइट हेमिस्फेयर, ये लेफ्ट हेमिस्फेयर, इन दोनों ब्रेन को जोड़े हुए कौन है, कॉर्पस कोलाज्म जोड़े हुए हैं। ये पीवाई क्यू किसका भी, वेचटेट का भी और यूजीसी नेट का भी पीवाई क्यू इंपॉर्टेंट आप कर लेना। ठीक है, अगर पूरी स्लाइड में बोलूं तो पूरी स्लाइड ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये चारों के चारों लोब्स इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ हाइपोथैलेमस, तो भाई मैं हाइपोथैलेमस को 5 स्टार दूंगी। 5 स्टार इसको इसलिए दूंगी क्योंकि सबसे ज्यादा कंट्रोल करने वाला ये पार्ट है ब्रेन का। ठीक है, साथ ही साथ पीनियल पीनियल ग्लैंड में अगर स्किन का भी आता है, स्किन का कलर भी किस पर डिपेंड करता है, वो इन्हीं पर डिपेंड करता है, किसी की फेयर स्किन है, किसी की काली स्किन है, ब्लैक है, ब्राउन है, तो पीनियल ग्लैंड के अंदर आता है। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारे सब हो गए जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थे, हाँ हो गया। फिर इसके अंदर से हमारा कोई रहता है। ठीक है, अब मेनली याद रखना फ्रंटल कोटेक्स, फ्रंटेक्स, सॉरी फ्रंटल लोब की बात है, कोटेक्स की अगर बात है ना, एक तो फ्रंटल लोब है, ये तो क्या है, एक लोब है। ठीक है, फ्रंटल लोब है। अगर कोटेक्स आए, प्री फ्रंटल कोटेक्स, प्री, पता है क्या है, माइंड में तुरंत आ जाते हैं, इससे रिलेटेड कोई भी पीवाई क्यू होता है ना, तभी दिमाग दिमाग में आ जाते हैं, प्री फ्रंटल कोटेक्स। देखो प्री फ्रंटल कोर्टेक्स क्या होता है, याद रखना, प्री फ्रंटल कोर्टेक्स किससे रिलेटेड है, हायर मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड है। और यहाँ पर क्या लिया जाता है, फाइनल डिसीजन, डिसीजन लिया जाता है। क्वेश्चन में अगर आ जाता है कि आप फाइनल डिसीजन कहाँ लेते हो, तो प्री फ्रंटल कोर्टेक्स क्या आ जाएगा, प्री फ्रंटल कोर्टेक्स किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, फाइनल डिसीजन के लिए, डिसीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर इमोशन से रिलेटेड आपसे पूछा जाए ना कि इमोशन से रिलेटेड फाइनल डिसीजन आप कहाँ लोगे, तो याद रखना, अभी अभी मैंने आपको बताया कि एमेगडाला, क्या बताया था, एमेगडाला बताया था ना, एमेगडाला। लेकिन याद रखना कि फाइनल अगर नाम आ जाए,
क्योंकि ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन नहीं है, यूजीसी नेट का क्वेश्चन है कि फाइनल डिसीजन जहां बात आ रही है ना, तो वो हमेशा क्या रहेगा, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ही रहेगा। वैसे तो इमोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो एमिगडाला आंसर होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या आ गया, फाइनल डिसीजन आया तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये किसका पार्ट, ये कौन सा पीवाईक्यू, यूजीसी नेट का पीवाईक्यू है, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने इसमें पूछा गया कि डैश स्टेटेड दैट वी फॉरगेट बिकॉज वी वांट टू फॉरगेट। यानी कहने का मतलब ये है कि हम इसलिए भूलते हैं क्योंकि हम भूलना चाहते हैं। कई बार ऐसी है ना लाइफ में, टर्निंग पॉइंट ऐसा आता है कि हम चाहते हैं कि ये मेमोरी हमारी बने ना, और जानबूझकर उस मेमोरी को हम याद करना नहीं चाहते ताकि हम भूल जाए, हम ऐसी कोशिश करते हैं कि वो भूल जाए। तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ना, किसके द्वारा दिया गया है, किसकी लाइन से, ये है ना फ्रॉइड की है। किसके द्वारा दिया गया है, फ्रॉइड के। हम जानबूझकर चाहते हैं कि वो मेमोरी हमारी स्टोर ना हो, बने ना, ठीक है, वो मेमोरी ना बने, और उस जो भी मेमोरी बनी भी है तो वो हम भूल जाए। किसका, फ्रॉइड का है, ठीक है। इसको और क्या बोलेंगे, मोटिवेटिंग फॉरगेटिंग। ऑब्वियस सी बात, हम खुद से चाह रहे हैं कि हम भूल जाए, खुद से चाह रहे हैं ना कि भूल जाए। अनप्लीजेंट और अनएक्सेप्टेबल, यानी कि कोई एक ऐसी घटना घटी, कोई भी एक ऐसी चीज है जो कि अप्रिय, हमें पसंद नहीं और अस्वीकार, उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। मान लो किसी का ना काफी तगड़े वाली बेइज्जती हुई है, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उस बेइज्जती को मेमोराइज कर सके, अपनी यादों में उसको बसा सके। हर कोई ये चाहेगा कि उसकी अच्छी मेमोरी बने, बुरी मेमोरी को वो क्या चाहेगा कि भूल जाए, ऐसी मेमोरी नहीं बननी चाहिए। तो वो चीज आ जाती है, किसका कॉन्सेप्ट रहेगा, फ्रॉइड का रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया कि बेसिक मेथड ऑफ एनी साइकोलॉजिकल स्टडी। यानी कि जो भी साइकोलॉजिकल स्टडी होती है उसका सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट, सॉरी, बेसिक मेथड, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मेथड कौन सा हो जाएगा, बेसिक, वो होगा ऑब्जर्वेशन लर्निंग। ओहो, ऑब्जर्वेशन लर्निंग नहीं, ऑब्जर्वेशन मेथड, बेडूरा का आ गया ना, वो थोड़ा दिमाग में स्लिप हो गया, कोई बात नहीं। ऑब्जर्वेशन मेथड आ जाए, याद रखना सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड कौन सा, ऑब्जर्वेशन मेथड यूज होता है सबसे ज्यादा, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मेथड बेसिक, फंडामेंटल मेथड यूज होता है स्टडी, किसी भी व्यवहार या बिहेवियर की स्टडी करने के लिए सबसे यूजफुल और सबसे इफेक्टिव कौन सा माना जाता है, ऑब्जर्वेशन मेथड को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में पूछा गया है कि किसके अनुसार, किसके अकॉर्डिंग लर्निंग एक सिलेक्टिव और कनेक्टिंग प्रोसेस है। कौन यह मानता है जो सीखने की प्रक्रिया है ना, सीखने की जो प्रोसेस है वो एक सिलेक्टिव और साथ ही साथ कनेक्टिव भी है, कनेक्ट करती है। तो ये बेसिकली किसका कंसेप्ट आ जाता है, थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक का कि कनेक्शनिज्म किसके द्वारा दिया गया था, थॉर्नडाइक के द्वारा। कनेक्शनिज्म किसके द्वारा दिया गया था, थॉर्नडाइक का। तो थॉर्नडाइक ने क्या बोला था कि जब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच क्या हो जाता है, कनेक्शन हो जाता है, कनेक्शन बन जाता है ना, जैसे स्टिमुलस आया, रिस्पॉन्स कराए, इनके बीच में क्या होगा, संबंध स्थापित हो गया, तब क्या हो जाता है, लर्निंग हो जाती है। कितना आसान बता रखा है। और यही अगर पैवलोव की बात करूं तो पैवलोव ने क्या वर्ड किया था, जब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एसोसिएशन, तो ये किसका बन जाएंगे, पैवलोव का बन जाएगा, पैवलोव का। लेकिन किसकी बात करिए, कनेक्शन की बात करिए, कनेक्शनिज्म किसके द्वारा दिया गया था, थॉर्नडाइक के द्वारा। कनेक्शन कनेक्शन तो जब स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक और रिस्पॉन्स के बीच, प्रतिक्रिया के बीच में संबंध स्थापित हो जाता है, तब लर्निंग हो जाती है, किसके द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा थॉर्नडाइक ने क्या एक्सप्लेन किया, लर्निंग एक ऐसा फॉर्मेशन और स्ट्रेंथ प्रदान करती है, किसके बीच में, सिचुएशन और रिस्पॉन्स के बीच में, ठीक है। इनके बीच में क्या होता है, एक रिलेशन होता है, ठीक है। जब दोनों के बीच में रिलेशन हो जाए तो क्या बनती है, तब लर्निंग होती है, यानी कि एस और आर के बीच में रिलेशन हो जाता है, कनेक्शन बन जाता है, तो उससे क्या होता है, उससे लर्निंग आती है। लर्निंग, बच्चा जो है, व्यक्ति जो है, सीख जाता है, लर्निंग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर फाइव में पूछा गया है कि कौन सा लॉ ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, आपको बताना गेस्टाल्ट से रिलेटेड है, गेस्टाल्ट का लॉ बताने कौन सा रिलेटेड है। तो स्टीफन फ्रैंकल थॉर्नडाइक ये बिल्कुल भी नहीं है, लॉ ऑफ क्लोजर है ये, कि जो जो चीजें पास पास नजर आ रही है, लॉ ऑफ क्लोजर, वो क्या हो जाता है, वो प्रोक्सिमिटी हो जाता है ना, वो तो प्रोक्सिमिटी है, क्लोजर का इनकम्प्लीट फिगर तो ये हो जाता है ऐसा, है ना। क्लोजर जो जो पास वस्तु समीप की आवश्यकता, प्रोक्सिमिटी हो जाता है वो। लॉ ऑफ समापन का नियम,
कहलाता है। क्या थोड़ी कंफ्यूजन हो गई है मुझे? क्लोजर की जहां बात आए तो कंप्लीट तो इनकम्प्लीट मैं कंफर्म करके बाद में बताऊंगी आप लोग। मेरे को जो प्रोक्सीमिटी मुझे याद आ रहा है कि जो साथ साथ लग रहे हैं, साथ साथ समीप समीप है, वो तो लॉ ऑफ प्रोक्सीमिटी होते हैं। लॉ ऑफ क्लोजर में क्या हो जाएगा, जो इनकम्प्लीट फिगर को भी कंप्लीट फिगर दिखा रहे हैं, जैसे ये ट्राइंगल आप फिर भी कंप्लीट फिगर का दिख रहे हो। तो मैं कंफर्म करके नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी, ठीक है? अभी थोड़ा दिमाग में नहीं आ रहा है ये कॉन्सेप्ट, बाकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता नहीं क्यों माइंड में स्किप हो रहा है। लेकिन मैं गलत नहीं हूँ, इनकम्प्लीट फिगर को भी कंप्लीट दिखा रहा है, इसका ये आंसर होना चाहिए। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, हाँ तो ये किसका लॉ ऑफ क्लोजर, ये लॉ ऑफ क्लोजर गेस्टाल्ट का प्रिंसिपल आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर, स्टेबिलिटी ऑफ इन्वायरमेंट एज वी परसीव इट इज इक्वल। जैसा जैसा इन्वायरमेंट के अंदर स्टेबिलिटी स्थिरता ना, कोई भी स्टिमुलस प्रेजेंट है और वो स्थिर है, और उसको हम वैसा ही प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्षण करते हैं, उसको वैसे ही है ना परसीव कर रहे हैं, तो किसके अंदर आता है, उसके अंदर कंसिस्टेंसी के अंदर आता है। देखो कंसिस्टेंसी में मतलब क्या होता है कि इन्वायरमेंट में कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, ऑब्जेक्ट या स्टिमुलस प्रेजेंट है, वैसे देखा जाता है तो साइज, कलर और शेप की कंसिस्टेंसी पाई जाती है। मतलब आपके रेटिना पे इमेज कैसी भी बने, रेटिना पर इमेज कैसी भी बने, लेकिन आप उसको एज इट इज ही परसीव कर रहे हो। मान लो आप एक 6 फुट के इंसान को 6 फीट के इंसान को एक बड़ी इमारत से नीचे देख रहे हो, ये तो जब आप इधर से ऊपर 20 मंजिला इमारत है, इस 20 मंजिला इमारत में इस इंसान को देखते हो ना, तब ऐसा तो नहीं है वो छोटा दिख रहा है आपको, आप 6 फुट का ही परसीव करोगे, भले ही रेटिना पर उसकी इमेज कैसी ही बने। तो कंसिस्टेंसी बोलेंगे, स्थिरता बोलेंगे, यानी कि इमेज चाहे रेटिना पर कैसी भी बने, लेकिन जो एक्चुअल में उसका साइज है, उसी साइज में हम उस चीज को परसीव करते हैं। क्या होगी, साइज कंसिस्टेंसी। और जब आती है ना शेप कंसिस्टेंसी, शेप कंसिस्टेंसी में क्या होगा कि एंगल चेंज होने पर शेप, शेप में एक वर्ड याद रखना, एंगल, एंगल चेंज होने पर भी हमें वस्तु जो होती है, जो ऑब्जेक्ट है, सेम ही दिखाई देता है। मान लो ये सामने एक कॉइन है, किसी के हाथ में ये कॉइन है, तो ये कॉइन ऐसे दिखता है, ये 1 रुपीज का कॉइन। वही इस कॉइन को जब बैग के अंदर डाल दिए तो वो ऐसे स्टैंडिंग में, मान लो स्टैंडिंग में खड़ा हो गया, तो मुझे ये वाला हिस्सा नहीं दिख रहा, ना पीछे वाला हिस्सा दिख रहा, ये तो ऐसा तो है नहीं कि मैं इसको एक कॉइन ना देखूं, परसीव ना करूं। हालांकि जो इमेज बन रही है रेटिना पर वो कैसी बन रही है, इसकी तो फ्लैट बन रही है, ये इसकी इसकी खड़ी हुई, इसकी तो मतलब चपटी बनी हुई है, ऐसे ऐसे लेटा हुआ सिक्का है, ये खड़ा हुआ सिक्का मान लो। तो इमेज तो दोनों की अलग अलग बन रही है, लेकिन शेप तो जो है, शेप जो है वो इक्वली तो है, तो उसको क्या बोलेंगे, शेप कंसिस्टेंसी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। वही अगर भी परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी क्या चीज करते हैं कि परसीव ऑब्जेक्ट एज ए स्टेबल इवन व्हेन सेंसरी इंफॉर्मेशन चेंज, भले ही हमारी जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो चेंज क्यों ना हो, यानी कि रेटिना पर जो इमेज जो बन रही है ना, चाहे वो अलग क्यों ना हो, हम सेम ही तरह से परसीव करते हैं, उसका सेम ही शेप परसीव करते हैं, सेम साइज को परसीव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि कौन सी पर्सनालिटी किसके द्वारा डेवलप की गई थी। पर्सनालिटी की थ्योरी है ये एक, जिसके अंदर कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी ट्रेट के बारे में बात करी है। तो भाई 3 तरह के ट्रेट दिए थे, किसने दिए थे, आलपोर्ट ने दिए थे। किसके द्वारा दिए गए थे ये ट्रेट, कार्डियन, सेंट्रल और सेकेंडरी, आलपोर्ट के द्वारा ये ट्रेट दिए गए थे। ठीक है, फिर चलिए थोड़ा डिस्क्राइब कर, एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को। 3 ट्रेड दिए थे। कार्डियन ट्रेड क्या होता है, डोमिनेट द होल पर्सनैलिटी। भाई कुछ एक ऐसे ट्रेड्स होते हैं ना, व्यक्ति का कोई भी एक ऐसा गुण जो उसकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी को दिखाए, निखार के दिखाए। जैसे महात्मा गांधी का अहिंसा वाला, अहिंसा का, तो महात्मा गांधी, अहिंसा का नाम शब्द को सुनते ही आपका मन में एक आया, एक महान व्यक्ति का नाम आया, वो था महात्मा गांधी, वो थे महात्मा गांधी जी। ठीक है, तो एक ही गुण के आधार पर आपने व्यक्ति को पहचान लिया, पूरी पर्सनालिटी के बारे में आपने जजमेंट बना ली, वो कौन सा ट्रेट हो जाता है, वो कार्डिनल ट्रेट हो जाता है। ठीक है, और याद रखना ये कार्डिनल ट्रेट है, ऐसा नहीं है कि एक सिचुएशन में इन्होंने दिखाया तो दूसरी सिचुएशन में नहीं दिखाएगा, सेम इक्वली है। घर पे भी ये ईमानदार, मान लो ईमानदार का किसी के अंदर गुण है, तो ईमानदारी वो घर पे भी दिखा रहा है, बाहर भी दिखा रहा है, जहां पर ऑफिस में है वहां पे भी नेबर्स के साथ भी ईमानदारी दिखा रहा है। सेंटर ट्रेड कौन से होते हैं, सेंटर ट्रेड नियर अबाउट 10 के आसपास के, तो 6 या 10 तक के होते हैं ये ट्रेड, जो डिस्क्राइब कर देते हैं एक पूरी पर्सनालिटी को। जैसे होनेस्ट, फ्रेंडली, हार्ड वर्क, सब में पाए जाते हैं ऐसे गुण। किसके अंदर, सभी में जो पाए जाए, सभी व्यक्तियों के अंदर मौजूद होते हैं ये गुण। ठीक है, आसानी से आप लोगों को पहचान जाते हैं, जैसे वो होनेस्ट है, हार्ड फ्रेंडली है, हार्ड वर्किंग है, ये सब चीजें। सेकेंडरी ट्रेड का तो सबसे लीस्ट माने जाते हैं ये,
लीस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, लेस इंपॉर्टेंट और सिचुएशन स्पेसिफिक होते हैं। यानी कि कोई भी सिचुएशन आए ना तभी ये ऐसे ट्रेड को दिखाएंगे। यानी कि कुछ एक ऐसे गुण जो सिचुएशन आने पर ही दिखाए जाते हैं। मान लो किसी व्यक्ति को भूख लग रही है, भूख की प्रेफरेंस, उसको कौन सा भोजन उस समय पसंद आएगा, वो चीज प्रेफरेंस क्या दिखाएगी, सेकेंडरी ट्रेड। सबसे ज्यादा हाई कौन से ट्रेड होंगे, कार्डिनल, जो उसकी पूरी पर्सनैलिटी को बताए। सेंट्रल ट्रेड वो ट्रेड होते हैं जो 6 या 10 तक के होते हैं, जो हर एक व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं। सेकेंडरी ट्रेड जो बदलते रहते हैं, चेंजेबल होते हैं, याद रखना चेंजेबल है, चेंज होते रहते हैं। जैसे फूड की प्रेफरेंस, किसी विशेष भोजन को पसंद करना, ठीक है, सिचुएशन डिपेंड उनसे ही है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि कार्ल रोजर्स के अकॉर्डिंग साइकोलॉजिकल हेल्थी पर्सन हैज सेल्फ कॉन्सेप्ट और एक्सपीरियंस के बीच में क्या होता है। देखो सेल्फ कॉन्सेप्ट और एक्सपीरियंस के बीच में क्या होता है, इन्होंने भाई कार्ल रोजर्स ने क्या माना है। तो इनके अकॉर्डिंग जो भी सेल्फ कॉन्सेप्ट और एक्सपीरियंस के बीच जो होता है वो होता है कॉन्ग्रुएंस की स्टेज आती है। कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, बेसिकली कॉन्ग्रुएंस की ऐसी स्टेज होती है, ऐसी अवस्था होती है जहां पर रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ एक हो। क्या, रियल सेल्फ व्यक्ति की रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ एक ही हो, सेम हो। रियल सेल्फ वो व्यक्ति जो एक्चुअल में अभी है, प्रेजेंट के। मान लो अभी आप सबकी एक्चुअल सेल्फ क्या, अभी आप स्टूडेंट हो, मान के चलो आप स्टूडेंट हो, आपकी ये रियल सेल्फ, आप बनना क्या चाहते, आदर्श आपने क्या बना था, कभी आप लोग टीचर बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, ये आपकी एक आइडियल सेल्फ। आप अगर इन दोनों के बीच में तालमेल, आप रियल में क्या हो, टीचर हो, और आइडियल सेल्फ बनना भी क्या चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, तो इनके बीच में अगर तालमेल है, बैलेंस है, तो ये कौन सी स्टेज हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंस की स्टेज हो जाएगी। कौन सी, कॉन्ग्रुएंस की। अगर रियल सेल्फ आपकी कुछ और है और आइडियल सेल्फ कुछ और है, तो इनकॉन्ग्रुएंस की स्टेज आ जाएगी, यानी कि दोनों में बैलेंस नहीं है। अब हो तो स्टूडेंट, बनना क्या चाहते हो, टीचर, तो इनकॉन्ग्रुएंस की स्टेज आ जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, आ भी गया होगा कि किसके द्वारा दिया गया था ये कॉन्सेप्ट, कार्ल रॉजर्स के द्वारा दिया गया था कि सेल्फ कॉन्सेप्ट और एक्सपीरियंस के बीच में कौन आता है, वो आता है कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, जब आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ इक्वल हो, आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ जब इक्वल हो, ये इक्वल है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको कॉन्ग्रुएंस की स्टेज बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंस की स्टेज। अगर इनके बीच में बैलेंस नहीं है, यानी कि रियल में व्यक्ति कुछ और है और बनना कुछ और चाहता है, तो वो अनकॉन्ग्रुएंस की स्टेज आ जाएगी, बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पर टेंशन वगैरह राइज हो जाएगी, डिसऑर्डर वगैरह जो है वो आगे की चीजें थेरेपी में हम इसको करेंगे कवर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा है जो क्रिएटिविटी से एसोसिएट है, संबंधित है, आपको बताना है। कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, रोट और कंडीशन। देखो रोट लर्निंग जो होता है ना, रट्टा मारना, बच्चों को बार बार बोल रहे ए बी, ए फॉर एप्पल, यहाँ पे क्रिएटिविटी नहीं आती है। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होगी, जहां एक प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन भी एक ही है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ एक, वन सोल्यूशन है। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है कि एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सोल्यूशन हो ना, क्रिएटिविटी कहलाती है। नोवल आइडियाज हो गई, नोवल आइडियाज ऐसे आइडियाज जो कभी किसी को आए ना, ओरिजिनल हो, फ्लुएंसी पाए, फ्लेक्सिबिलिटी हो, ये सारे गुण किसके होते हैं, ये सारे क्रिएटिविटी के गुण पाए जाते हैं। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग एक ऐसी थिंकिंग होती है जहां पर एक समस्या के बहुत सारे समाधान, यानी एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सोल्यूशन निकाल दे। क्रिएटिविटी को डाइवर्जेंट थिंकिंग किसके द्वारा दिया गया, कहा गया था, गिलफोर्ड के द्वारा। याद रखना, गिलफोर्ड के द्वारा बताया गया था कि जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है ना, वो ही क्या है, क्रिएटिविटी है। किसके द्वारा, किस मॉडल में, एसओआई मॉडल में। एसओआई मॉडल कौन सा, इंटेलिजेंसी का 3D मॉडल। 3D मॉडल कौन सा है भाई, मल्टी मॉडल, मल्टी डायमेंशन, 3D मॉडल, मल्टी डायमेंशन मॉडल भी आता है इसके अंदर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। थोड़ा थोड़ा लिंक करने की कोशिश करा करो, आप लोग इस लेवल पर पहुंच चुके हो कि हर एक चीज को आप लिंक कर सको, ठीक है। डाइवर्जेंट थिंकिंग हो गया, ऑप्शन नंबर बी जो है बन गया हमारा आंसर। जहां बहुत सारे मल्टीपल न्यू और ओरिजिनल आइडियाज निकल कर आए, नया और ओरिजिनल आइडिया निकल कर आए, उसे क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं। याद रखना, किसने बोला, गिलफर्ड के द्वारा दिया गया था, किसमें, एसओआई मॉडल में। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्टडी करने के लिए कौन सा सबसे बढ़िया मेथड है भाई, सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड कौन सा है, कॉज और इफेक्ट। नो डाउट एक्सपेरिमेंट मेथड, किसी और में आता ही नहीं है। कारण और प्रभाव, कारण और प्रभाव को जानने के लिए किसका मेथड, कौन से मेथड का यूज किया जाता है, एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर क्या क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है,
इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रभाव डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखा जाता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या किया जाता है? मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मतलब जोड़ तोड़ करके क्या देखा जाता है? इसका प्रभाव डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखा जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट। जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है भाई? किसका कॉन्सेप्ट है? बेसिकली एक तो ये ले वेगोस्की का इंपॉर्टेंट है भाई। ले वेगस का होता क्या है भाई? एक एक टाइम पीरियड ऐसा जहां आप किसी बिना सहारे के कुछ चीज कर रहे हो, एक टाइम ऐसा जब आपने सहारे के करा। कैन डू विद गाइडेंस बट कैन नॉट डू इंडिपेंडेंटली। ऐसा कोई भी कार्य जब आप बिना किसी मदद के, किसी के मदद के आप कर रहे हो, जैसे साइकिल साइकिल चलाना। सबसे पहले क्या होगा? आपके फादर या मदर आपको साइकिल चलाना सिखा रहे हैं। वो आपके लिए किस चीज का काम कर रहे हैं? स्कैफोल्डिंग का काम कर रहे हैं। आपकी हेल्प करनी है, स्कैफोल्डिंग का काम करे। फिर जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ये वो दूरी होती है भाई, याद रखना। वो दूरी जब एक समय था जब आपको कुछ नहीं आता था, और एक समय वो है जब आपको बहुत कुछ आ गया है ना। आपकी जर्नी जब याद करो, जब आपको एचटेट के बारे में कुछ नहीं पता था, आपने क्वालिफाई नहीं करा था, बस स्टार्टिंग स्टेप आपका, स्टार्टिंग स्टेप क्या हो गया? ये वाला। और ये क्या हो गया? फाइनल, जब आपका एचटेट क्लियर हो चुका। और इसके बीच की जो दूरी होती है ना, ये वाली दूरी, इसको क्या बोलते हैं? इसको जेड पीडी बोला जाता है, जोन प्रोक्सिमल बोला जाता है। ठीक है, हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि लॉजिकल थिंकिंग अबाउट कंक्रीट ऑब्जेक्ट। लॉजिकल थिंकिंग की बात कर रहा है। लॉजिकल थिंकिंग कब आ जाती है? कंक्रीट। कंक्रीट यानी कि तार्किक चिंतन के विकसित कब हो जाता है भाई? इसका आंसर ऑप्शन ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर कंक्रीट की बात आ रही है तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेट आ जाता है, यहाँ डाल नहीं लगता। ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जो है इसका आंसर हो जाएगा। लॉजिकल थिंकिंग की बात जब बच्चा जो है लॉजिकल या फॉर्मल फॉर्मल थिंकिंग जो है, हाइपो डिडक्टिव रीजनिंग करना जो है स्टार्ट कर देता है, रीजनिंग पर आ जाता है, तो फॉर्मल ऑपरेशन के अंदर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका, सॉरी, फॉर्मल फॉर्मल ऑपरेशन, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि इरेशनल थॉट एंड बिलीफ किसके ऊपर, कौन सी थ्योरी पर बेस्ड है? थेरेपी, किस थेरेपी पे बेस्ड है? इरेशनल थॉट और बिलीफ पर, बेसिकली आरईबीटी पर, आरईबीटी की थेरेपी पे बेस्ड है। आरईबीटी कौन सी थेरेपी है? जिस एलिस की, एल्बर्ट एलिस की ये थेरेपी है आरईबीटी, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी है। इसके अंदर क्या आइडेंटिफाई करता है? व्यक्ति के जो भी इरेशनल, बेकार से जो थॉट है ना, जिसके अंदर कोई भी लॉजिक नहीं है, उस विचारों को क्या करवाया जाता है? चेंज चेंज करवाया जाता है, रिप्लेस करवाया जाता है रैशनल थिंकिंग पर। किस पर करवाया जाता है? रैशनल थिंकिंग पर, रैशनल बिलीफ के अंदर रैशनल रीजनिंग कराई जाती है। ठीक है, उनका कौन सा मॉडल है? ABCD मॉडल है। कौन सा मॉडल आता है? A B C और D। ठीक है, तो याद रहेगा। यानी कि इरेशनल बिलीफ को रिप्लेस किया जाता है किसके साथ? रैशनल बिलीफ के साथ चेंज किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि कौन सा मॉडल जो है एक्सप्लेन करता है हेल्थ बिहेवियर को, किसके थ्रू? परसिस्ट, सस्पेक्टेबिलिटी, सिवियरिटी, बेनिफिट और बैरियर्स। ठीक है, आपको बताना कि कौन सा कोई भी जो बीमारी या हेल्थ बिहेवियर है, हेल्थ हेल्थ बिहेवियर किस पर डिपेंड करता है, कौन कौन एक्सप्लेन करता है इस चीज को? इसको करता है हेल्थ बिलीफ मॉडल करता है। कौन करता है? हेल्थ बिलीफ मॉडल जो है इसको एक्सप्लेन करता है। याद रखना, यूजीसी नेट का आता था ये क्वेश्चन। यूजीसी नेट अब क्या कर दिया? एचटेट ने भी इस चीज को अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, ले लिया ये इधर से क्वेश्चन। ठीक है, पीवाईक्यू आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर। हेल्थ बिलीफ मॉडल क्या होता है कि इसके अंदर देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति कितना स्वस्थ रहता है, कि कैसे स्वस्थ रहने की प्रक्रिया जो है रहती है, बनी रहती है। अगर उसको उसके अंदर अगर ऐसा होता है ना कि मैं बीमार होने वाला हूँ, तो बीमार होने वाले को कैसे वो अपने आप में उस बीमारी को पहचानता है, और उससे जुड़ी हुई कैसे उस बैरियर को, बाधाओं को पकड़ता है, या फिर बेनिफिट कितना उस चीज के लिए, वो चीज देखता है इसके अंदर हेल्थ बिलीफ मॉडल में। परसीव ससेप्टेबिलिटी के अंदर क्या होता है? सबसे पहले वो देखेगा कि जो भी बीमारी है वो कितनी डेंजरसफुल है, कि या कोई भी बीमारी है ना, कोई भी, वो मेरे को हो सकती है या नहीं है। ठीक है, ये मान लो कि मैं ये मान के चलूँ कि मुझे शुगर होगा या नहीं, यानी कि डायबिटीज मेरे होने के कितने चांसेस है, मैं ये देखूंगी। मैं कितना मीठा खाती हूँ, कितना मीठा, दिन में कितनी बार चाय पीती हूँ, मैं कितनी बार स्वीट कितना लेती हूँ, ये सब चीजें मैं देखती हूँ। ठीक है, ठीक है, मान लो सबसे पहले ये कि यह विश्वास कि व्यक्ति को बीमार हो सकता है, कि सबके अंदर यही चीज होती है, मैं बीमार हो सकता है, या मेरे अंदर कोई ना कोई बीमारी हो सकती है, पहले वो चीज। फिर दूसरी अंदर क्या आता है? सिवियरिटी, अगर कोई भी बीमारी हो गई तो वो कितनी सीरियस हो जाएगी,
बिलीफ अबाउट हाउ सीरियस दैट डिजीज इज, यह विश्वास की बीमारी कितनी गंभीर है। मधुमेह बीमारी, मान लो किसी को इलनेस है, बुखार है, बुखार होना ज्यादा फीवर नहीं है, ज्यादा वो नहीं है, क्योंकि बुखार 1-2 दिन के अंदर ठीक हो जाता है, इसमें ज्यादा भड़क लेने की जरूरत भी नहीं होती है। कोई बात नहीं, टैबलेट ली वो ठीक होगी। लेकिन जैसे शुगर है, शुगर क्या एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस हो जाती है, यानी कि शुगर की जो बीमारी है ना कंटिन्यूस चलती रहती है, ट्रीटमेंट जो है चलता रहता है। लेकिन जैसे बुखार है, बुखार 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, तो यानी कि सिवियरिटी कितनी है, कोई भी बीमारी हुई है वो कितनी गंभीरता है। कैंसर, वहीं अगर डायबिटीज के अगर कंपैरिजन करा जाऊं तो करूं तो कैंसर कैंसर ज्यादा सीवियर हो जाएगा किससे, डायबिटीज से। ठीक है, ये सारी चीजें देखी जाती है। फिर आता है परसीव बेनिफिट, यानी कथित लाभ क्या होते हैं। बिलीव एक्शन विल रिड्यूस द हेल्थ रिस्क, अगर ऐसे कोई कोई ना कोई ऐसे कार्य है कि मैं उस कार्य को करूंगी तो जिससे जो ये रिस्क है ना वो कम हो जाएगा। ऐसे कोई भी एक्शन है क्या, ऐसे कोई कार्य उपलब्ध है, एक्शन है या एक्सरसाइज है, अगर इन एक्सरसाइज का मैं अपनी लाइफ के अंदर इन एक्शन को अपनी लाइफ में करूंगी, क्या मुझे ये बीमारी होगी या नहीं होगी कंटिन्यू, तो वो कितना रिस्क को कितना कम कर सकती है, ये चीज का, इस चीज को देखना। ठीक है, क्या व्यायाम करने से स्वास्थ्य बेहतर रहेगी। मान लो किसी को पता चल गया कि वो मोटापा धीरे धीरे मोटापा आने लगा, तो वो कहेगा मोटापा कितना सीरियस है मेरे अंदर, और क्या मैं अगर मोटापे को डेली एक्सरसाइज करूंगा, जिम करूंगा, योगा करूंगा, ये सारी चीजें करूंगा, क्या मोटापा मेरे अंदर से चला जाएगा, ये चीज चेक करना कि क्या बेनिफिट है अगर मैं एक्सरसाइज करूंगा तो। फिर इसके बाद आ जाता है बैरियर्स, और फिर बैरियर्स क्या 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 बाधाएं आ सकती है अगर मैं मान लो कि किसी के अंदर वजन ज्यादा ही हो गया, क्या उसके पास इतना टाइम है अवेलेबल है कि वो डेली के जो 2 घंटे सुबह दे सके, 2 घंटे शाम को दे सके, एक्सरसाइज कर सके, योगा भी कर सके, और साथ ही साथ सेल्फ कंट्रोल को कर सके, क्या वो कर सकता। कौन कौन से बैरियर्स आते हैं, मान लो उसकी फैमिली ऐसी है जिसके जिसके घर पर आए दिन है ना नए नए पकवान बनते रहते हैं, है ना, चटपटा खाने वाली फैमिली, उससे क्या उन चीजों पर कंट्रोल कर पाएगा, ये सारी चीजें देखी जाती है। बैरियर कौन कौन सी बाधा है जो उसको रोक रही है, क्या कर रही है, उसको रोक रही है उसके गोल तक जाने में। गोल क्या बना रखा, मेरा वजन कम करना है मेरे को। ठीक है, इस क्या मैं सुबह जल्दी उठ सकता हूँ, मेरे अंदर है क्यूज ऑफ एक्शन कार्रवाई के संकेत, यानी कि प्रैक्टिकल हेल्थ रिलेटेड एक्शन है कि वे संकेत जो व्यक्ति को स्वस्थ संबंधी कार्य करने के लिए बेसिकली उसको मोटिवेट करते कि हाँ उठो। जैसे मान लो कि आपने एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, जहां पर हमेशा हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक आते हैं, कॉन्सेप्ट आते हैं, आप उसको पढ़ते हो और ज्यादा मोटिवेट हो जाते हो कि हाँ देखो सब कर रही है और मुझे भी करना है। वीडियो देखकर, ट्रांजेक्शन बोल रही हूँ, जैसे होते हैं ना रील्स बनी होती है पहले के बिफोर आफ्टर की, जैसे पिक आती है बिफोर और आफ्टर की, कि पहले कैसा था, फिर उससे आप क्या मोटिवेट हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। तो ये सारी चीजें क्या करती है, आप लोगों को मोटिवेशन करती है कि हाँ उठे और मैं बेहतर लाइफ कर सकता हूँ अपनी। ठीक है, जो मोटिवेशन दे, बेसिकली क्या है, मोटिवेशन प्रदान कर, डॉक्टर की सलाह, डॉक्टर की भी आपको क्या एडवाइस दे रहा है वो चीज भी मैटर करती है। सेल्फ एफिकेसी क्या होती है, सेल्फ एफिकेसी का मतलब ये होता है कि उसकी व्यक्ति के कोई भी विचार, कोई भी ऐसी भावना कि भाई हाँ मैं इस बिहेवियर को कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है कि मैं रोज जो है जिम में जा सकता हूँ, एक्सरसाइज कर सकता हूँ, डंबल उठा सकता हूँ, फास्ट भाग सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, रेस लगा सकता हूँ, वो सारी चीजें मैं रोज व्यायाम कर सकता हूँ, यानी कि सेल्फ एफिकेसी। ये सारी की सारी चीजें क्या हो जाती है हेल्थ बिलीफ मॉडल में, जहाँ आपको कहाँ से कहाँ तक लेके जाती है, इनलेस से लेकर मतलब कितनी कोई भी बीमारी, उस बीमारी से कैसे आप छुटकारा पा सकते हो, फाइनल में आप अपने आप को अचीव कर लेते हो, हेल्थ को कम कर, सॉरी हेल्थ बोल रही हूँ, आप अपने वेट को जो है लूज कर लेते हो। ठीक है, कितनी आपके अंदर पोटेंशियलिटी है, क्षमता है उस चीज को कम करने की। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। पहला दोबारा कर लेते हैं, पहला एक्सिबिलिटी, कोई भी संभव जो भी कुछ भी बीमारी है वो कितना उस पर बिलीव करता है कि हाँ ये बीमारी मुझे हो सकती है, मोटापा मेरे में आ सकता है या नहीं मोटापा। फिर सिवियरिटी, मोटापा कितना है, या मैं 60 किलो की हूँ, 50 की हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, 50 या 60 की, लेकिन 80 किलो और 100 किलो हो गया, कितना सीवियर होगा, कितना गंभीर है। फिर बेनिफिट क्या होगा कि जो भी कोई भी एक्शन करूंगा, मान लो एक्सरसाइज करेंगे, जिम वगैरह जाएंगे, क्या उससे मुझे कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो चीज देखना है बेनिफिट के, सिर्फ बेनिफिट के अंदर। फिर इसके बाद आ जाता है बैरियर, क्या क्या बाधा है, यानी क्या मैं सुबह जल्दी उठ सकता हूँ, 5 बजे उठकर मैं दौड़ लगा लूंगा, जिम चला जाऊंगा, ये सारी चीजें भी देखे, क्या मेरे पास वो इनकम है, सोर्स भी है, क्योंकि महंगे महंगे प्रोडक्ट खाने पड़ेंगे, हेल्दी डाइट लेनी पड़ेगी, आपके पास है या नहीं है। क्यूज ऑफ एक्शन यानी कि कौन है जो आपको मोटिवेशन प्रदान कर रहा है कि कोई भी व्यवहार करने को। आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी हो सकता है, आपका ग्रुप पीयर ग्रुप भी हो सकता है, साथ में रहने वाले ग्रुप भी होते हैं जो आपको मोटिवेशन देते हैं कि चलो उठो, वेट कम करना आपको, आप बहुत ज्यादा मोटे हो चुके हो।
फाइनल में आता है सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी कि मैं कितना कर सकती हूँ, है ना। दुनिया चाहे कुछ भी कह ले, सब कुछ अवेलेबल हो या नहीं, जब तक आपके अंदर खुद की क्षमता नहीं बोलती कि आपके अंदर है या नहीं है क्षमता उस काम को करने की, तब तक आपको आप मतलब कोई भी गोल बना लो वो अचीव नहीं कर पाओगे। बेसिकली आप अंदर उतनी क्षमता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्षमता। अगर मैं बुजुर्ग को बोलती हूँ, बुजुर्ग जो 80-90 साल का है, उसके अंदर वेट बहुत ज्यादा, और मैं उसको बोलूंगी कि आप एक्सरसाइज करो, फास्ट रनिंग करो, तो वो उनके लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा हो जाता है, क्योंकि इस उम्र में भागना दौड़ना नहीं हो पाएगा। तो सेल्फ एफिकेसी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बिहेवियर को अच्छा बनाने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। ठीक है। आई होप आपको ये भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि मुझे लगा कि अगर जैसे नए नए कई बार क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं, बच्चों को कॉन्सेप्ट भी कराने के लिए जरूरी है भाई, कॉन्सेप्ट भी साथ साथ होते रहे ना, मजा भी आता रहेगा, खाली पीवाई करने में भी मजा नहीं आता है। फिर इसके बाद है कि सोशल लोफिंग। लास्ट क्वेश्चन आज का, सबसे अच्छा और सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगता है मुझे सोशल लोफिंग। एक सोशल लोफिंग और सोशल फैसिलेशन, सोशल साइकोलॉजी से आपका क्वेश्चन है। देखो मैंने इस वाली क्लास में मेरा ये रहा है कि हर एक यूनिट से आपके क्वेश्चन उठाए जाए, हर एक यूनिट या फिर हर एक कॉन्सेप्ट से। बेसिकली मैंने जो आइडिया ले रखा ना, मैंने यूजीसी नेट का ले रखा, यूजीसी नेट से मैं आपके लोगों की तैयारी करवा रही हूँ, वहां के क्वेश्चन ले रही हूँ, वहां के पीवाई की कुछ एक एस्टेट वाले है। मैं थोड़ा क्वेश्चन एडवांस करने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ कि बच्चों को है थोड़ा एडवांस मिले, ताकि जब भी एग्जाम लगाए तो ऐसा ना लगे कि हमने ये क्वेश्चन ना कर रखा। तो सोशल लोफिंग हो गया, सोशल लोफिंग हो गया। सोशल लोफिंग में क्या क्या होता है कि सोशल लोफिंग में क्या होता है कि पुटिंग लेस एफर्ट इनटू अ ग्रुप टास्क, यानी कि जब आप एक किसी ग्रुप का हिस्सा होता है ना, किसी ग्रुप का हिस्सा होता है, उस ग्रुप में कोई भी काम कर रहे हैं, तो उस ग्रुप में काम करने पर आप अपने एफर्ट को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हो, कम कर देते हो। मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन है, किसी के स्कूल में सिंगिंग, या स्कूल या कॉलेज में सिंगिंग कॉम्पिटिशन होने के लिए टीचर ने टोटल बच्चे जो सिलेक्ट करे ना, वो 6 सिलेक्ट करे, 6 सिलेक्ट करते हैं ये वाले। तो मान लो इसके अंदर से जो ये है सीता है, राम या राम ललित है, राम है, राम को ना गाना नहीं आता, लेकिन टीचर ने इसलिए इसको सिलेक्ट कर लिया क्योंकि इसका एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा अच्छे है, बहुत ज्यादा जबरदस्त एक्सप्रेशन देता है। तो ये टीचर है ना, जो इनके म्यूजिक टीचर है, और म्यूजिक टीचर को बोलते हैं देखो ये बच्चे को लेना ही लेना, आपको 101% लेना, क्योंकि ये बच्चे का एक्सप्रेशन अच्छे है। तो ये टीचर के म्यूजिक टीचर बोलते हैं देखो इसको गाना तो आता नहीं, हम क्यों ले ले। तो टीचर बोलते हैं देखो कुछ भी हो आपको ये लेना है। तो म्यूजिक टीचर इस बच्चे को पीछे से जाके बोलता है देख बेटा, ले तो हम रही है क्योंकि टीचर ऐसा बोल रही है, लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ लिपसिंग करनी है, आपको बोलना नहीं है। क्या लिपसिंग करनी है। तो जब भी फाइनल परफॉर्मेंस जाती है, ये बच्चा क्या करता है, इसको ऐसे स्टेज पर खड़ा कर दिया जाता है, सभी के आगे माइक होता है, बच्चे के थोड़ा जो पास माइक नहीं रखते, और सभी के सामने वो उसको सिंगिंग करवाई जाती है। सभी को ऐसा लग रहा होता है कि सभी बच्चे जो है, छो के छो बच्चे जो गा रहे, लेकिन इसमें से एक बच्चा, आप लोगों को पता ना, ये राम जो है गा नहीं रहा होता, क्योंकि टीचर ने मना कर दिया क्योंकि आपको अच्छा नहीं आता। यानी कि ग्रुप का हिस्सा होने पर आपने यहाँ पे एफर्ट को क्या कर दिया, अपने एफर्ट को रिड्यूस कर दिया। उसको ये पता कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मेरे ना काम करने से भी दूसरे लोग उस काम को कर लेंगे, है ना। होता ना, एक काम मिला तो उसको काम को सभी ने बांटा कि आप लोग ये काम कर लो, आप लोग। फिर वो बच्चा, उनमें से कुछ एक ऐसा बच्चा इतने आलसी होते, कहते तुम लोग, वो मन में ऐसा होता कि मैं नहीं करूंगा तो काम चल जाएगा। जैसे रस्सा रस्सा कस्सी का भी था, थग ऑफ वार एग्जाम्पल आया था एक बार, ये एग्जाम्पल ठग ऑफ वार। ठग ऑफ वॉर किसका एग्जाम्पल है ये, सोशल लोफिंग का भी नहीं, ये रस्सा कस्सी का इधर भी है। 6 इधर है, 6 इधर है, मान लो 6 में से ये पांचवा जो है ना, पांचवा या छठे नंबर वाला इतने एफर्ट नहीं लगा रहा, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, अच्छा लगी होगी आपको हमारी क्लास। कैसे रही आपकी एमसीक्यू, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई। सोशल लोफिंग का, हाँ, ये एक्सप्लेनेशन मैंने साथ के साथ एक्सप्लेनेशन भी डाल रखी है भाई। पीपल में एग्जैक्ट लेस इंडिविजुअल एफर्ट, यानी व्यक्ति क्या किसी ग्रुप में हिस्सा होता है तो अपने एफर्ट को रिड्यूस कर देता है। थैंक यू भाई, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। कॉन्सेप्ट क्लियर, सिलेक्शन आपका पक्का होगा। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी क्लास। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो भी नहीं हो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी मैं। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।